टारगेट है वो इस प्रकार से सेलेक्ट और चूज करना है कि हमें यहीं पर ही हिट करना है, देन वी रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ प्रिसीशन, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, और जो टारगेट को हिट एंड डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा सटीक, उम्दा और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो है थर्मल होमिंग हेड और टेरेन काउंटर मैपिंग। इसका मतलब ये जो आपको हेड दिखाई दे रहा है इस मिसाइल सिस्टम का, दिस इज कॉल्ड एज अ थर्मल होमिंग हेड। और ये जो थर्मल होमिंग हेड ये टेरेन को जो सरफेस जो है उसको पढ़ता हुआ और उसको एनालाइज करता हुआ चलता है, और एनालाइज करने के बाद ये अपना जो रास्ता है उसको इख्तियार करते हुए टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। यह फिफ्थ स्टेप। जैन फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, थ्रेट टू जस्टिस एट वन पर्टिकुलर प्लेस, इट मींस थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। सो अगर हम इस स्टेटमेंट की बैकग्राउंड में इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस की जो एयर स्ट्राइक है डीप इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी एज वेल एज इन द पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर की का जो एरिया है उसमें, वी कैन वेरी वेल जस्टिफाइड इंडियाज रिटेलिएटरी एक्शन इन द पाकिस्तानी टेरिटरी, इनफैक्ट डीप इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी। सो आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कौन कौन से वेपन्स जो हैं मिसाइल सिस्टम है उनका प्रयोग किया है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो कैसे काम करते हैं। वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस फैक्ट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी टेल यू कि the type of the weapon system, the type of the missile system, whether it should be a guided missile system, it should be a cruise missile system, or it should be a guided bomb, or it should be a kamikaze type of the drone or suicide drone, अगर हम कौन से वेपनरी सिस्टम का इस्तेमाल करें, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो टारगेट है वो कौन से टारगेट को हमें स्ट्राइक करना है, उस टारगेट के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, हमारा एम क्या है, पर्पस क्या है, मोटो क्या है, इन सब पे चीजें डिस्कस करने के बाद वी आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट द मिसाइल सिस्टम और हम कौन से वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। नाउ let me take you, before starting our discussion, let me take you to the statement of the प्रेस स्टेटमेंट दैट इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। नाउ देखिए, जस्ट आफ्टर द एयर स्ट्राइक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया है उसको हम ध्यान से देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि इंडिया के जो आर्म्ड फोर्सेस का जो मेन जो पर्पस और मेन जो मोटो था इस वाली स्ट्राइक से रिलेटेड वो क्या था, उसमें पहले एक बार नजर डालते हैं। उसके लिए हमें डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उस स्टेटमेंट को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। नाउ द स्टेटमेंट वाज that we launched the airstrike and we destroyed these 9 targets, and these were targeted strikes, and that the army's operation, it was non-acceleratory and also it was measured and it was focused। इसका मतलब क्या है इस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, that the army's action is non-acceleratory, इसका मतलब है कि इंडिया नहीं चाहता था कि जो भी इंडिया की एयर स्ट्राइक है वो युद्ध की तरफ लेकर के जाए। आवर मेन एम इज जस्ट टू डिस्ट्रॉय दोज टारगेट जहां से लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो संगठन है वो इंडिया में जो ऐसे भीषण आतंकवादी जो क्रियाएं हैं उनको अंजाम दे रही हैं। केवल हमारा मकसद इतना है, हमारा मकसद ये नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो भी बीच में उनके बीच में जो भी मैटर है उसको आगे की तरफ लेके जाया जाए, आग को भड़काया जाए, हमारा ये मकसद नहीं है। इसका मतलब जो भी मिसाइल सिस्टम मुझे यूज करना है या जो भी बॉम्ब मुझे यूज करना है वो ऐसे जो कि स्पेसिफाइड टारगेट को हिट करें, जो कि बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करने के बाद एक पर्टिकुलर एरिया को डिस्ट्रॉय कर सके। अगर टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट संगठन के जितने भी लोग हैं, मान लीजिए वो एक बिल्डिंग में है, तो इस बिल्डिंग को इस प्रकार से डिस्ट्रॉय करना है कि केवल और केवल ये स्ट्रक्चर और ये ढांचा ही डिस्ट्रॉय हो, बाकी के जितने भी आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर कोई भी आंच ना है, खास करके जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके ऊपर कोई भी आंच ना है। सो अगर हम इस वाले संदर्भ में ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से वेपन सिस्टम यूज हुए अगर उनको देखते हैं तब जाकर के हमें चीजें ज्यादा समझ में आएगी। सो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मेन मोटो क्या था कि हमें जो टारगेट है वो इस प्रकार से सेलेक्ट और चूज करना है कि हमें यहीं पर ही हिट करना है, देन वी रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ प्रिसीशन, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, और जो टारगेट को हिट एंड डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा सटीक, उम्दा और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सो इस रिक्वायरमेंट में आर्म्ड फोर्सेस की इस रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। नाउ देखिएगा, इंडिया को अपनी टेरिटरी से विदाउट इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए इंडिया को डीप इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी उसमें टारगेट को हिट करना है। और ऐसे टारगेट फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पंजाब में है, इंडिया की टेरिटरी से, इंडिया का जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे लगभग 200-250 किलोमीटर अंदर की तरफ पाकिस्तानी टेरिटरी में है, डीप इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी। ये एक बहुत बड़ा जैसे मोहम्मद का, यहां पर एक लश्कर तोयबा का, ये जितने भी हैं ये सेंटर्स है। इसका मतलब जो इंडियन एयरफोर्स है वो लाइन और जो एक्चुअल जो बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर उसको क्रॉस किए बिना इन टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है, ऐसे मिसाइल सिस्टम को चूज करना है। ऐसा मिसाइल सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है वो भी इसे डिटेक्ट ना कर पाए, उसमें भी अननोटिस्ड और अनडिटेक्टेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल, जिसमें रडार में जिसका सिग्नेचर काफी कम हो,
ऐसा मिसाइल सिस्टम मुझे चाहिए। तो इसका मतलब मेरी पहली रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई, दूसरी रिक्वायरमेंट ये भी है कि ऐसा सिस्टम मुझे चाहिए जो कि उनके रडार सिस्टम में जिसका सिग्नेचर बिल्कुल कम हो, जो उनका रडार सिस्टम उसको ऑब्जर्व ना कर पाए, उसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो मेरे पास यहां पर ये देखिए टारगेट है। अब जो टारगेट है इंडियन आर्मी के पास और जो इंडियन जो एयर फोर्स है उसके पास जो टारगेट है वो उनके पास इस प्रकार से है कि उनको डीप इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी एज वेल एज जो पीओके में है वहां पर पीओके के जस्ट पास में ही जो एक्चुअल जो ये लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसके जस्ट पास जो भी टारगेट है उनको हिट करना है। सो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने इसी प्रकार से टारगेट्स को चूज किया और इसी प्रकार से वेपन सिस्टम को चूज किया। ये सारे टारगेट्स थे और इन सबको देख लीजिएगा एक बार के टारगेट कौन कौन से थे, जैसे बहावलपुर हो गया, बरनाला हो गया, सियालकोट हो गया और यहां पर कोटली हो गया और मुजफ्फराबाद में भी टारगेट है। सो इन सबको हिट कर रहा है, ये सारे टारगेट है। नाउ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इंडिया ने जो मिसाइल सिस्टम यूज किया है उसमें जो सबसे बड़ा जो एक मिसाइल का जिसका नाम आ रहा है वो है स्कैल्प क्रूज मिसाइल सिस्टम। उसके साथ साथ हमारे पास एक हैमर जो बॉम्ब है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। हैमर एक एक्चुअली गाइडेड बॉम्ब है और जो ये स्कैल्प मिसाइल है ये एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। नाउ दो अलग अलग क्यों यूज किए, इसका भी एक रीजन है। अलग अलग इसलिए यूज किए, याद इधर देखिएगा, ये जो आपको बहावलपुर दिखाई दे रहा है ये इंटरनेशनल बॉर्डर से थोड़ा सा पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसके अंदर है ये टेरिटरी। इसका मतलब कि यहां तक ही हमारे फाइटर जेट जा सकते हैं और उसके बाद से जो भी यात्रा है और जो भी ये पाथ है ये मिसाइल को अपने आप कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास ऐसी मिसाइल होनी चाहिए जो कि इतना डिस्टेंस कवर कर सके। ये डिस्टेंस 400-500 किलोमीटर भी है, अच्छा खासा डिस्टेंस है। इसका मतलब मेरे पास ऐसी मिसाइल होनी चाहिए, हमारे आर्म्ड फोर्स के पास ऐसी मिसाइल होनी चाहिए जो इस डिस्टेंस को कवर कर सके, इतनी कैपेबिलिटी हो विदाउट इवन गेटिंग डिटेक्टेड फ्रॉम द रडार सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान। उसके साथ साथ ये भी उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये पता चल जाए कि ये अगर जीपीएस उसमें कोऑर्डिनेट ऐड कर दिए जाए तो अपने आप जो ट्रेजेक्टरी है वो कवर कर सके और प्रिसाइजली जाकर के टारगेट को आराम से हिट कर सके। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम था, स्कैल्प सिस्टम। इसका मतलब इफ वी आर गोइंग टू स्ट्राइक डीप इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी तो हमारे पास जो भी सिस्टम है वो कौन सा है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल सिस्टम। उसके साथ यहां पर जो जितने भी टारगेट है ये देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल जस्ट पास में ही है। तो इसका मतलब इनके लिए जो हमने बॉम्ब जो गाइडेड बॉम्ब है उसका इस्तेमाल किया है वो है हैमर बॉम्ब का इस्तेमाल और उसके साथ साथ कामिकाज़े ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है और ये मोस्टली है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें। नाउ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए इंडिया में अभी तक ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया है बट इंडियन जो एयरफोर्स में है अनुमानित यही लगाया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो राफेल है उसका भी प्रयोग किया गया है, मिग 29 का भी, और इंडियन जो अवाक सिस्टम है ऑब्जर्वेशन के लिए उसका भी इस्तेमाल किया गया है। और वो एक फॉर्मेशन में एयरफोर्स की जो भी फॉर्मेशन होती है और दो फॉर्मेशन में गए हैं। पहला फॉर्मेशन ने अपने स्कैल्प मिसाइल का प्रयोग किया, दूसरे जो फॉर्मेशन और दूसरा टारगेट उसमें हैमर का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ जो ऑब्जर्वेशन जो प्लेन थे उनका भी इस्तेमाल किया गया जैसे अवाक का। अब देखिएगा नाउ राफेल में जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये है मिसाइल सिस्टम और जिसको हम क्रूज मिसाइल सिस्टम बोलते हैं, स्कैल्प। एंड नाउ दिस इज इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, दिस इज स्टेल्दी डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेल्दी डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल? डीप का मतलब कि इट कैन कैरी आउट द डीप स्ट्राइक डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी, जो भी अभी मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ स्टेल्दीनेस का मतलब कि एक क्रूज मिसाइल है और क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये क्रूज मिसाइल सरफेस से जस्ट ट्री लाइन पर, मतलब ट्री की हाइट पर ही अपने आप को मैन्यूवरिंग करके और अपने आप को गाइड करके उसके अंदर ही कोऑर्डिनेट होंगे, जीपीएस कोऑर्डिनेट उसी के अंदर ही होंगे। आइदर वो सैटेलाइट से भी कनेक्ट हो सकते हैं और ऑलरेडी इसके अंदर भी फीड भी कर सकते हैं और वो अपना पाथ जस्ट ट्री लाइन पर भी कवर कर सकती है और टारगेट को जाकर के हिट कर सकती है प्रिसाइजली विदाउट इवन गेटिंग डिटेक्टेड फ्रॉम द रडार सिस्टम। बिकॉज रडार सिस्टम कैसे डिटेक्ट करेगा, जब आप पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं, जस्ट आप जंगलों के जस्ट ऊपर से जा रहे हैं, आप कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? इसीलिए इस मिसाइल को बोलते हैं स्टेल्दी डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल। और जब इंडिया ने राफेल खरीदा था फ्रांस से तब उसके साथ ये मिसाइल सिस्टम आया था इंडिया के पास। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। नाउ ये है स्कैल्प मिसाइल, क्रूज मिसाइल, और ये देखिए इसके जो इसका साइज को डिपिक्ट करने के लिए आपके सामने ये इमेज है। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। द फीचर ऑफ द स्कैल्प मिसाइल सिस्टम, इसका सबसे पहला फीचर क्या है? इसका सबसे पहला फीचर है स्टैंड ऑफ मिसाइल सिस्टम। स्टैंड ऑफ का मतलब कि इंडिया के जो राफेल है उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, इंटरनेशनल बॉर्डर के जस्ट पास से ही मिसाइल को रिलीज कर दिया गया। इसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ मिसाइल सिस्टम। हमें यह क्यों इंश्योर करना था? बिकॉज अगर जो पाकिस्तान का एयर स्पेस को वायलेट कर देते जो इंडियन एयरफोर्स है, इसका मतलब तो ये डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर हो सकता था। तो डायरेक्ट पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और यूएनजीए में जाकर के बोल सकता था कि इंडिया के जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आए थे एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन हम बोल सकते हैं कि हमने जो मिसाइल सिस्टम यूज किए हैं उसमें स्कैल्प मिसाइल सिस्टम यूज किया है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है स्टैंड ऑफ मिसाइल सिस्टम। एंड दिस इज जस्ट मेनली टू डिस्ट्रॉय दोज टेररिस्ट कैंप ऑफ जैसे मोहम्मद एंड लश्कर-ए-तोयबा।
और जिसको जो एक नए प्रोक्सी संगठनों के तहत अब काम कर रहा है, क्योंकि यूएनएससी की कमेटी ने आई थिंक 1267 कमेटी नाम उसका, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने थोड़ा सा प्रेशर भी डाल रखा है उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। उसके साथ साथ पाकिस्तान को लोन चाहिए तो एफएटीएफ की लिस्ट में उनको अच्छा दिखना है, इसलिए उन्होंने जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जो आतंकी संगठन है, जो कि पाकिस्तान बेस आतंकी संगठन है, उनके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट्रेंट लगा रखा है। तो उन्होंने नए संगठनों का, प्रोक्सी संगठनों का निर्माण किया, और वो जैसे कि टीआरएफ रेजिस्टेंट जो फ्रंट है जिसका नाम है, उनके तहत उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो उनके टारगेट्स को हिट करने के लिए स्टैंड ऑफ मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया गया। और ये जो स्कैल्प सिस्टम है, दिस इज लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम, मतलब ये एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाती है। सो दिस इज एन एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, दिस इज एन एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम एंड दिस इज लॉन्ग रेंज। इसकी 450 से 500 किलोमीटर की रेंज है। नाउ इस वाले ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में क्या स्टेप्स रहे हैं उनको देखते हैं, स्पेशली स्कैल्प मिसाइल सिस्टम के, बिकॉज मेजरली जो डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी जो अटैक है, वो सबसे बड़ा मेन फोकस्ड पॉइंट है ना, क्योंकि जब 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है किसी मिसाइल को, तो इसका मतलब रडार से वो डिटेक्ट हो सकती है, एंड विदाउट इवन गेटिंग डिटेक्टेड फ्रॉम द रडार सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान, ये क्रूज मिसाइल सिस्टम ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया है। इसका मतलब दिस इज शोइंग द मिसाइल सिस्टम कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिया, दैट आवर आर्म्ड फोर्सेस दे आर कैपेबल इनफ टू प्रोटेक्ट, नॉट ओनली प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स, दे कैन आल्सो कैरी आउट द अटैक्स इवन आउटसाइड, डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी। तो अब देखिए स्टेप फर्स्ट क्या था कि जैसे कि राफेल, ये तो मिग 29 है, राफेल के जस्ट ये आपको विंग में दिखाई दे रहा हार्ड पॉइंट पे, ये अटैच है यहां पर स्केल मिसाइल सिस्टम। तो स्टेप 1 में ये मिसाइल्स, ये जो स्केल मिसाइल है ये रिलीज होगा, ड्रॉप ऑफ होगा, दिस इज कॉल्ड एज द ड्रॉप ऑफ पॉइंट। और जैसे ये ड्रॉप होगा उसके बाद थोड़ी देर बाद ये वाला द विंग्स दे आर ओपन, ये विंग्स खुल जाएंगे, उसके बाद ये अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। नाउ ये क्रूज मिसाइल की तरह, क्रूज मिसाइल का मतलब कि ये अपनी जर्नी खुद से स्टार्ट करते हैं। ये दिस इज नॉट जस्ट फायर एंड फॉरगेट, यू कैन मैन्यूवर इट्स पाथ एज वेल, मतलब हम उसका पाथ और रास्ता बदल सकते हैं। ये मिसाइल सिस्टम में अगर खुद का जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम, ये गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, और ये गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो इसकी नोज पे रहता है यहां पर, वो इस वाली मिसाइल को एक दूसरे जैसे भी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। नाउ द थर्ड स्टेप इज फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस इज इनर्शियल एंड द जीपीएस सिस्टम। इसका मतलब जैसे ही ये डिटैच होगी और जैसे ही ड्रॉप होगी उसके बाद इसकी विंग ओपन होगी, और उसके बाद का जो फर्स्ट जो जर्नी होगी वो कैसे होगी, वो जो एयरक्राफ्ट जिससे ये लॉन्च हुई है और जो फाइटर जेट जिससे लॉन्च हुई है, वो इसको स्टार्टिंग में इनिशियल इनर्शिया प्रोवाइड करेगा और इनिशियल डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इसमें जो जीपीएस कोऑर्डिनेट है वो इसको दिशा निर्देश करेंगे थर्ड वाले स्टेप में ना। उसके बाद यहां पर इस मिसाइल में ही जो इनबिल्ट सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो इसको लो एल्टीट्यूड पर लेकर जाएगा, मतलब लो हाइट पर लेकर के चला जाएगा, और लो हाइट पे जाने के बाद ये सरफेस को पढ़ते हुए आइडेंटिफाई द पोजीशन यूजिंग द जीपीएस, एंड दिस इज द लो क्रूजिंग एल्टीट्यूड। और ये लो क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे आने के बाद बिल्कुल सरफेस और सतह पर बचते हुए जाएगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ों के बीच से अगर जाएगा तो रडार से बच सकते हैं। ये हो गया फोर्थ स्टेप। और उसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप है? फिफ्थ स्टेप। और इसमें क्या है? थर्मल होमिंग हेड और टेरेन काउंटर मैपिंग। इसका मतलब ये जो आपको हेड दिखाई दे रहा है इस मिसाइल सिस्टम का, दिस इज कॉल्ड एज अ थर्मल होमिंग हेड। और ये जो थर्मल होमिंग हेड ये टेरेन को, जो सरफेस जो है उसको पढ़ता हुआ और उसको एनालाइज करता हुआ चलता है, और एनालाइज करने के बाद ये अपना जो रास्ता है उसको इख्तियार करते हुए टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। ये है फिफ्थ स्टेप। उसके बाद जो फाइनल स्टेप है उसमें क्या करेगा? ये मिसाइल ऊपर की तरफ जाएगा और आसमान में, मतलब ये अपना एल्टीट्यूड जब टारगेट के बिल्कुल पास आ जाएगा, और यहां पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये थर्मल काउंटर मैपिंग, इसमें एक और सिस्टम है आईआर मैपिंग करके, इंफ्रारेड इमेजिंग और ये मैपिंग करके एक और सिस्टम इसमें होगा। वो सिस्टम फाइनल जो इंफॉर्मेशन है टारगेट की उसको मैच करने के बाद, अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट से मैच करने के जस्ट बाद, और उसके साथ साथ जो सैटेलाइट से जो इसका कनेक्शन है वहां से इंफॉर्मेशन, इसका मतलब टू वे इंफॉर्मेशन से मैच करने के बाद ये मिसाइल ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर से जाने के बाद टारगेट को विद ग्रेट स्पीड ये हिट करेगा। और ये इसमें जो वॉरहेड, ये क्या जो ये वाला सिस्टम है, इट कैन कैरी द वॉरहेड 450 kg ऑफ द वॉरहेड इट कैन कैरी। और ये जो सिस्टम है ये इतना खतरनाक है मिसाइल सिस्टम के जहां पर भी हिट करेगा उसमें 10 से 15 से 20-30 फीट का गड्ढा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला टारगेट जो है डीप इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी, डीप इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी, जहां पर जैसे मोहम्मद के जो हैं वो ग्रुप के जो भी टारगेट हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वाला सिस्टम यूज किया गया। उसके साथ साथ जहां पर कम रिहायशी इलाका है वहां पर ये वाला सिस्टम यूज किया गया। अब मान लीजिए मेरे पास एक है, जैसे थोड़ा सा ओपन स्पेस है, वहां पर यूज किया गया। नाउ अगर मेरे पास एक यहां पर है, ये एक टारगेट है और इसके आसपास सिविलियन टारगेट्स बहुत ज्यादा हैं, और जो टेररिस्ट हैं वो इस वाले घर में ही रह रहे हैं अंदर की तरफ, और इस वाली लोकेशन में ही अंदर की तरफ है मान लीजिए। अब मेरे को इसको टारगेट करना है, तो अगर स्कैल्प मिसाइल सिस्टम यूज किया गया
तो ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस है। नाउ जो मैंने आपको बताया ये IR जो सेंसर और इमेजिंग इंफ्रारेड जो सीकर है, ये वाला स्टेप मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं हैमर के बारे में। अब हैमर जो गाइडेड बॉम्ब है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ गाइडेड बॉम्ब, और ये जो गाइडेड बॉम्ब है इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है? गाइडेड बॉम्ब इट इज मेनली ये वैसे ही जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर जेट है, उसी से लॉन्च हुआ है। ये वाला हैमर जो सिस्टम है ये भी मिसाइल सिस्टम, सॉरी गाइडेड बॉम्ब बोलते हैं इसको, गाइडेड बॉम्ब जो सिस्टम है। इस वाले गाइडेड बॉम्ब का मेन फीचर क्या है ये देखिएगा। इस वाले गाइडेड बॉम्ब का, लेट अस सपोज कि ये बंकर है टेररिस्ट का और यहाँ पर टेररिस्ट रह रहे। ये वाला बॉम्ब जो सिस्टम है जाएगा, इसके बाद इसके रूफ को ब्रेक करने के बाद, अंदर की तरफ जाने के बाद ये एक्सप्लोड होगा। पहले इट इज गोइंग टू ब्रेक द रूफ और उसके बाद अंदर जाएगा और फिर उसके बाद एक्सप्लोड होगा। इसका मतलब इसमें 2 स्टेप प्रोसेस है कि पहले जाएगा, उसके बाद ब्रेक होगा, उसके बाद जो है वो एक्सप्लोड होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जस्ट मेरे को एक स्ट्रक्चर को नहीं, कि पूरे स्ट्रक्चर को, हो सकता है कि आसपास के सिविलियन और पॉपुलेशन को कुछ नुकसान हो जाए, तो इसीलिए ये बॉम्ब सिस्टम क्या करता है, अंदर जाकर के डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय करता है चीजों को। और ये वाला जो हैमर जो सिस्टम है ये पीओके में यूज किया गया। उसके अलावा ये भी है कि कामाकाजा जो ड्रोन है, जो जिनको सुसाइड ड्रोन बोलते हैं, ये जाएंगे और उसके बाद सर्वेलेंस करेंगे। कुछ देर तक सर्वेलेंस करने के बाद जब टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया, यस लीडर्स भी है वहां पर, टेररिस्ट भी है, उसके बाद ये सुसाइड वो बॉम्ब बन के उस टारगेट को हिट करता है। ये भी यूज किया गया है। और ये जितने भी हैं हैमर और जो सुसाइड जो ये जो है सुसाइड जो मैंने आपको बताया ड्रोन, जो जैसे कामिकाजा ड्रोन है, इन सब का इस्तेमाल जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास या फिर LOC के पास जो भी टारगेट है, जैसे कि पीओके में, वहां पर इस्तेमाल किया गया है। और जहां कहां पर स्कैल्प इस्तेमाल हुआ है जो मिसाइल सिस्टम, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड यस दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर केवल और केवल 10 मई तक है। और ये ऑफर में अगर आप अवेल करते हैं तो आपको 17,999 रुपए में आप कंप्लीट UPSC की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस वाले प्राइस में आपको 1 साल का तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही, जहां पर आप सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 12 महीने का एक्सटेंशन भी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। सो देर किस बात की दोस्तों, ये 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन का जो प्लान है, आप इसको केवल और केवल 17,999 रुपए में अवेल कर सकते हैं। एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल 10th में। ऑफर ये जो है एंड हो रहा है, आप जल्दबाजी कर सकते हैं बिकॉज ये बेहतरीन ऑफर है आपके लिए। सो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक बार बैच से अवगत करा देता हूं। आप अपनी तैयारी बाइलिंगुअल में भी कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी प्योर इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं। ये सारे बैचेज हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जो भी बैचेज है, और अपने अनुसार जो भी आपको लगे, जैसे भी आपको कस्टमाइज एजुकेशन प्राप्त करनी है UPSC की तैयारी के लिए, आप कर सकते हैं आराम से। सो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।